म्यू इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अंकित विश्वकर्मा का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अगर कोई ब्लॉक है, ठीक है, अगर इस पर हम लोग बल लगाते हैं तो इसके अपोजिट में क्या होता है? एक घर्षण बल इसके विपरीत में काम करता है। घर्षण बल की दिशा अप्लाइड बल के हमेशा विपरीत होती है। और एक कांस्टेंट काम करता है यहाँ पे म्यू, घर्षण गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक किसके बीच में होता है? ब्लॉक और जहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको म्यू लिखते हैं। और एक रिएक्शन फोर्स होता है आर, है ना। तो आपने पढ़ा क्या है फार्मूला? F इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर म्यू की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा? F अपॉन आर। आर को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और F को क्या बोलते हैं? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ये चीज आपको क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और इस पेपर को देखने के बाद मैंने देखा कि कुछ चैप्टर जो हैं कुछ इंक्लूड हुए हैं जो आपको नहीं बताए गए हैं, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। मैं बता दूंगा किस दिन कौन सा चैप्टर मैं कराऊंगा। तो एक एक करके 1 बाई 1 जो चैप्टर्स कुछ रह गए हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कर लीजिए। बाकी उसका जो चैप्टर है पूरा मैं सॉल्व करके यहाँ बताऊंगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। What will be the coefficient of friction when a force of 30 Newton is required to move a mass of 5 kg? मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? घर्षण गुणांक म्यू क्या होगा जब हम 30 न्यूटन का बल लगाएंगे और 5 किलोग्राम के मास को आगे बढ़ाने में क्या फोर्स होगा? ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर बताइए सब लोग तुरंत। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सब लोग दीजिए। दूसरे का डी आ रहा है अंकित विश्वकर्मा का, रोहित तिवारी का डी आ चुका है। चलिए बाकी लोग ट्राई करिए। देखिए F इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर होता है, मैंने बताया था। अब यहाँ पे 30 न्यूटन का बल लगाते हैं, मतलब F की वैल्यू 30 हो गई। म्यू की वैल्यू आपको निकालना है और आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? mg, ठीक है। तो ये हो गया 30 इक्वल टू म्यू, m की वैल्यू हो गई 5 और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.81, ठीक है। इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप 10 अगर मान लेते हैं, अगर इसको आप 10 समझिए, अगर ये 10 हमने सपोज कर लिया तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 30। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 अपॉन में 50 यानी 3/5, तो 0.6 करके आंसर आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे वैल्यू मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है तो थोड़ा सा आंसर कम आएगा, क्योंकि ये डिवाइड में जा रहा है ना, तो ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो कम आता है। तो मतलब थोड़ा सा 6 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? 695, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सबका आंसर क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। ये वाला भी क्वेश्चन देखिए, आपको आता होगा, 100% है। द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है? उष्मा उपचार का उद्देश्य क्या है? हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है? बताइए इसका आंसर। अच्छा, डाटा नहीं चल रहा है प्रमोद, तो इसका कोई सलूशन नहीं है हमारे पास। थोड़ा सा क्वालिटी कम करके देखिए, डाटा चलेगा। हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर ए,
टू चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील, स्टील के मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। सही है ना, यही आंसर इसका सही होगा। बाकी जो इंटरनल सरफेस को चेंज नहीं किया जाता, अपीयरेंस ऑफ कंपोनेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नहीं, हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए किया जाता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब किसी चीज़ को आप हीट ट्रीटमेंट तभी करते हैं जब उसको थोड़ा सा मजबूत बनाना होता है। तो आप लोग जब उसको हीट देते हैं तो क्या होता है, वो हार्डनिंग करते हैं ना, उसकी हार्डनिंग, तो क्या होता है, ब्रेक होने लगता है। तो आप उसको क्या करते हैं, एनीलिंग करते हैं, ठीक है, टेम्परिंग करते हैं उसको मजबूत बनाने के लिए। मतलब कुल मिला के हीट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि मेटल्स को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका इस्तेमाल मेटल्स के ऊपर हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, तो आप बोलेंगे इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर परमानेंट मैग्नेट इज यूज, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका आंसर बताइए। आंसर अभी तक आया नहीं है। चौथे का सी, नहीं, सोलेनॉइड में तो नहीं होता है भाई, सोलेनॉइड में नहीं होता, परमानेंट मैग्नेट नहीं बन पाता, ठीक है। जब इसको आप मैग्नेट के रूप में इस्तेमाल तो कर लेते हैं, बट ये परमानेंट नहीं होता, रिलेज में होता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कॉइल में होता ही नहीं है। कौन बचा, ऑप्शन नंबर डी, इसको याद कर लीजिएगा, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, और दो तीन चीज़ें और आती हैं आपके पास। परमानेंट मैग्नेट होता क्या है, ये देखिए कच्चे लोहे से बनता है। किससे बनता है, कच्चे लोहे से। इसको नोट करते चलिए, ये पेन में मेरे क्या कोई दिक्कत हो गया है क्या, सही नहीं लिख रहा है। कच्चे लोहे से बनता है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट कच्चे लोहे से बनता है। उसके बाद अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं, है ना, अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसका जो चुंबकत्व का गुण है नष्ट हो जाता है। लिख लीजिएगा, चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है, ठीक है, चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें सही नहीं है, ये बताना है आपको कौन सा सही नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ वी वेल ड्राइव, वी वेल ड्राइव में कौन सा सही नहीं है। वी वेल ड्राइव आपको पता है ना कैसी होती है, क्रॉस, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। वी वेल ड्राइव में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, इट इज कंपैक्ट, कंपैक्ट तो होता है, ठीक है, कंपैक्ट तो होता है, सही है। इट कैन बी इजली रिप्लेस्ड एंड मेंटेनेंस इज इजी, इसका मेंटेनेंस इजी होता है, इसका मेंटेनेंस इजी होता है, ठीक है। इट कॉजेज लेस नॉइज एंड वाइब्रेशन, इसमें नॉइज कम होता है और वाइब्रेशन भी कम होता है, ठीक है। इस वाली ड्राइव की अपेक्षा, आपको पता होगा, इस वाली ड्राइव की अपेक्षा इसमें नॉइज और वाइब्रेशन दोनों कम होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। और इसको आसानी से इसको मेंटेन किया जा सकता है,
तो कौन सा ऑप्शन गलत हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 5 का। इट इज यूज्ड वेयर डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन पुल इज मोर। नहीं, जहाँ पे डिस्टेंस कम होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करता है, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे ओपन बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए डिस्टेंस कम होता है उसके लिए इस पुली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी समझ में आ रहा है? आप देखिए पुली वाले क्वेश्चन किए थे, बट ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। क्लियर हो गया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। In acceptance sampling, when there is a finite probability that the lot may be accepted even if the quality is not really good is called। जैसे मान लीजिए कि कोई सैंपल होता है। ये सैम्पलिंग देखिए होता क्या है, एक चैप्टर है आप में, ठीक है, वो मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो सैम्पलिंग देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग किसी गांव में जाते हैं ना पॉपुलेशन को क्लियर करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को आपको दिखाना होता है कि इस गांव में 1000 लोग हैं। या आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वगैरह पढ़े हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इस डब्बे के बराबर लिख देते हैं 1000 पीपुल, है ना, 1000 पीपुल। तो सैम्पलिंग वाले केस में क्या होता है, बल्क में डाटा होता है उसको एक स्मॉल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, अच्छा हिंदी बता देंगे यार, हिंदी में देखो क्वेश्चन मिला नहीं था, हिंदी में इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपसे कह रहा है कि क्वालिटी ठीक नहीं है, तो एक इसका रिस्क होगा। क्वालिटी अगर ठीक नहीं है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेड, है ना, फिर भी उसको आप एक्सेप्टेड करते हैं, तो एक इसका रिस्क होगा। बताइए, ऑपरेटर का रिस्क तो नहीं होगा क्योंकि उसने ऑपरेट कर दिया। अब उससे क्या मतलब है, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर का भी रिस्क नहीं होगा। भाई मूवी बनाता है तो चाहे अच्छा हो चाहे बेकार हो, वो बना दिया, उसका क्या रिस्क है इसमें? ठीक है। अब कंज्यूमर जो है, जब वो कंज्यूम करता है, जब वो जाता है, ठीक है, तो वो अपने रिस्क पे जाता है कि अच्छी हो चाहे बुरी हो मैं देखूंगा। सही बात है कि नहीं? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए सही आंसर होगा। रोहित तिवारी, आंसर ए सही होगा। बहुत अच्छे। मतलब क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना होता है कि क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है और क्या आंसर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? हाँ, कुसुम गुप्ता का आंसर आ गया है। ये चैप्टर अच्छा है, इसके एक क्वेश्चन 100% है आएंगे। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन 100% है आएगा। ठीक है, और ऐसे ही लिखे हुए क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला आंसर बताइए, इसका क्या होगा? ये तो मैंने बताया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी फाउंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर, अभी आपने पढ़ा। अब इसको इसने क्या लिया है, वर्ड के रूप में लिखा है, तो इसको बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें से। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का आंसर कौन सा सही होगा? मैंने लिख भी दिया है, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर। देखिए, आर तो आपका क्या है, नॉर्मल फोर्स होता है ना, ये क्या है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो नीचे नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शनल रिएक्शन कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, सी नहीं होगा। अंकित विश्वकर्मा का सी आ रहा है, सी नहीं होगा। कुसुम गुप्ता का डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है। एक चीज देखिए, जो नीचे लिखा हुआ है उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, तो ऊपर वाले देखिए इसमें तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ है, तो ये तो कोई चांस ही नहीं है। अब उसके बाद देखिए दो चीज़ें यहाँ पे हैं, आप इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, या फ्रिक्शनल रिएक्शन बोलते हैं या नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो देखिए, जो फोर्स होता है, जो
नॉर्मल फोर्स होता है उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, उसको रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल फोर्स हमेशा लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, कहीं पे भी आप रहेंगे नॉर्मल फोर्स जरूर लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? डी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, जो ये फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, और एक क्या होता है फ्रिक्शनल रिएक्शन, इस चीज को ध्यान दीजिए। फ्रिक्शनल रिएक्शन होता है और फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल फोर्स के हिसाब से कौन सा आंसर जाएगा? बी की तरफ जाएगा। अब फ्रिक्शनल रिएक्शन की बात करें तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाइड फोर्स होता है वही होता है, जो अप्लाइड फोर्स होता है वही क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अप्लाइड फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल रिएक्शन, ठीक है। किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। इसमें अगर हिंदी में होता तो आराम से समझ लेते एफ को क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो एफ होता है वो स्मॉल एफ नहीं होता है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है, ये अप्लाइड फोर्स होता है। यहाँ पे जो होता है अप्लाइड फोर्स होता है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? बी वाला आएगा। समझ गए कि नहीं? सब लोग समझ गए कि नहीं? थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। हिंदी में होता तो आप लोग कर लेते, ये हिंदी में नहीं था, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन करिए सब लोग। विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ टेम्पोररी मैग्नेट? कौन इसमें है जो टेम्पोररी मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं है? टेम्पोररी मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या नहीं है बताइए मुझे। मैंने क्या बोला था इसमें? देखिए सिंपल मैंने बताया था आपको। हाँ अच्छा, हिंदी होता तो ज़्यादा सही होता है ना। कोई बात नहीं है, हिंदी में पेपर मिला नहीं मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये कौन है भाई? भाई की देसी शेरनी। अच्छा कोई होगा, नाम से आप लोग आया करिए, तो नाम बोलने में ज़्यादा सिर है। अब बताइए, भाई की देसी शेरनी बोलेंगे तो कैसा लगेगा? चलिए ठीक है, इसका आंसर देखिए डी आ रहा है सबका, क्योंकि अगर वो टेम्पोररी मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ और साउथ पोल परमानेंट नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। अब एक चीज़ और याद रखिए कि जो टेम्पोररी मैग्नेट होता है, जो टेम्पोररी मैग्नेट होता है, ठीक है, वो किस चीज़ से बनता है? तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि मेड ऑफ किस चीज़ से बनता है? कार्बन स्टील, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में आ जाता है। कार्बन स्टील से बनता है, एल्निको से बनता है, ठीक है, और एल्कोनेक्स से बनता है। कभी कभी ये वाला भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो टेम्पोररी मैग्नेट है किस चीज़ से बनता है? तो कार्बन स्टील, एल्निको, एल्कोनेक्स। हाँ सबका आंसर सही आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग ये देख रहे हैं कि 3-4 पेपर करने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो जब 10 पेपर आप कर लेंगे तो मेरी गारंटी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, आप उसमें आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग और ग्राउंडिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होगा? ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग क्यों करते हैं घरों में? आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सब लोग। अच्छा, भाई की देसी शेरनी आकाश है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है आकाश, नाम सही कर लो यार, भाई की देसी शेरनी के नाम से आ रहे हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग और ग्राउंडिंग, अर्थिंग क्यों करते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बताइए। पहले देखिए, टू प्रोवाइड एज हाई रेजिस्टेंस पॉसिबल टू द ग्राउंड। हाई रेजिस्टेंस तो होना ही नहीं है,
उसके बाद है टू प्रोवाइड फ्लो ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट, हाई रेजिस्टेंस पॉसिबल टू द ग्राउंड। हाई रेजिस्टेंस नहीं होना है, कौन सा होना है, लो रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, सी नहीं होगा। अच्छा, सी बहुत बड़ा लिखा हुआ था इसलिए आंसर इसका कर दिया क्या, सी, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन से समझ में आ गया था कि हाई रेजिस्टेंस नहीं होता है, कौन सा होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ए आ रहा है आंसर, अभिषेक सिंह का आंसर ए आया है, प्रमोद, अभिषेक विश्वकर्मा, केशव, गौतम। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैम्पलिंग प्लान, कौन सा इसमें सैम्पलिंग प्लान नहीं है। जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा था वही उसी चैप्टर का यह है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैम्पलिंग प्लान, ये उसी चैप्टर का है, बताइए कौन सा सैम्पलिंग प्लान नहीं है। सैम्पलिंग प्लान दो ही तरह के होते ही हैं, एक टेम्पोररी तरह का होता है, एक परमानेंट, है ना, एक सिंगल सैम्पलिंग प्लान और डबल सैम्पलिंग, बाकी ये ट्रिपल नहीं होता है। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान होता है, ठीक है, ये ट्रिपल वाला नहीं होता है, ट्रिपल सैम्पलिंग प्लान नहीं होता है, ठीक है। तो बस इसको आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आप बिल्कुल इस चैप्टर को नहीं जानते हैं, ठीक है ना, यही वाला नहीं होता है, ट्रिपल सैम्पलिंग प्लान नहीं होता है, क्लियर। सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है इसमें, साइंस वाले ही ज़्यादा हैं, मैथ के क्वेश्चन कम हैं इस पेपर में, ठीक है। तो टाइम नहीं लगेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। और कुछ क्वेश्चन ऐसे मैथ के हैं इसमें, अभी आगे आने वाले हैं। 10 का डी नहीं होगा, 10 का सी होगा, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एनिलिंग, एनिलिंग ये बताया हुआ है ना, इसका मेन पर्पज क्या होता है, एनिलिंग का मेन पर्पज क्या होता है। हाँ भाई, सैम्पलिंग प्लान यही तो पूछा है कि सैम्पलिंग प्लान कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ट्रिपल सैम्पलिंग प्लान ही तो नहीं है। हाँ, 11th का ए आ चुका है आंसर, अंकित, विश्वकर्मा, कुसुम, आलोक, गौतम, सबका आंसर आ गया है। चलिए, एनिलिंग जो है टू इम्प्रूव मैकेनिबिलिटी, है ना, टू इम्प्रूव मैग्नेटिज्म के लिए तो होता नहीं है एनिलिंग। एनिलिंग ऐसे भी आपको याद होगा, एनिलिंग क्या करते हैं, मुलायम, इसके लिए मैंने बोला था एक वर्ड याद कर लीजिए, मुलायम, ठीक है। सॉफ्टनेस, तो हार्डनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो होगा ही नहीं, टफनेस होगा ही नहीं, तो कौन सा बचा, मैकेनिबिलिटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर सबका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन विच वन मटेरियल इंसुलेटर आर मेड, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। हाँ केशव सही था, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। मटेरियल किससे बनता है, इंसुलेटर किससे बनता है। रबर से बनता है, अच्छा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसके बारे में आपको नहीं पता है, पोर्सिलेन है ना, इससे बनता है, ठीक है। और ये क्या होता है,
कंपोजिट पॉलीमर मटेरियल होता है, कंपोजिट पॉलीमर मटेरियल होता है, ठीक है, पोर्सिलीन, और इसी से बनता है। इंसुलेटर किससे बनता है? पोर्सिलीन से बनता है, रबर से नहीं बनता, फाइबर से नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, कंपोजिट पॉलीमर मटेरियल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब जितने साइंस वाले क्वेश्चन है उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है ना, तो आप लोग किताब उठाइए और जो साइंस वाले चैप्टर्स हैं उनके सारे क्वेश्चन को लगा डालिए, ठीक है, कम से कम जो चीज़ें मेमोरी में रखने वाली है उनको याद रखिए। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 13, अ व्हीकल हैज 1000 kg मास, मतलब कोई व्हीकल है 1000 किलो का, ठीक है, 1000 kg मास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज 0.4, म्यू की वैल्यू दिया है 0.4। अच्छा 13 का डी आ गया, बहुत अच्छे। चलिए अभी चेक कर लेते हैं और बता दें 13 का डी गलत है, ठीक है, 13 का डी गलत है। जल्दबाजी में मतलब फेल हो जाओ सब लोग, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। 13 का डी गलत है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आप लोग सोचिए क्यों गलत है, मैं अब इस पर दूंगा 2 मिनट का टाइम, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब पूछा है कि ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा, एफ का मान पूछा है। चलिए अब इसके लिए मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिए फिर बताइए, क्योंकि बताइए ये क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा, फार्मूला भी पता है, सब कुछ पता है, फिर तब तो दिक्कत है ना। डी गलत है, बाकी आप लोग ट्राई करिए। सुभाषिश डी गलत है भाई, मैं समझ गया डी कैसे लाए थे। तुरंत 1000 से 0.4 में गुणा कर दिए होगे, पॉइंट से 1 0 हट गया है ना, और 100 × 4 400 आ गया सीधे सीधे आंसर। बहुत अच्छे। हाँ अब देखिए आकाश आ गया अपने नाम से, आकाश ठाकुर। इसका आंसर बताइए जल्दी से। सी आ रहा है राकेश यादव का। गेस नहीं, सॉल्व करिए इसको, गेस मत करिए। तिवारी का ए आ चुका है, बहुत सही तिवारी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अंकित विश्वकर्मा का नहीं आ रहा है, चलिए बता देते हैं। देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर होता है ना। आर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है इधर जो लगता है, ठीक है, और इधर क्या होता है, एम जी। तो आपने पढ़ा है कि आर एम जी को मेंटेन करता है, आर इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे देखिए म्यू की वैल्यू रख दिया 0.4, आर के जगह पे लिख दिया एम जी। तो ये क्या हो गया 0.4, एम की वैल्यू हो गई 1000, और जी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, जब तक जी का मान 10 ना दिया हो, ठीक है। अगर आप 10 भी लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट आपको लिखना क्या है, अगर 9.81 रखेंगे तो आंसर सटीक आएगा, बट मैं 10 रख के दिखाता हूँ। 10 रख लिया मान लीजिए मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 0 हैं तो 4 0 लिखिए, फिर उसके बाद 4 1 4, एक अंक पे पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कितना हो गया 4000 न्यूटन। तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 4000 न्यूटन है, तो 3924 है ना, तो ये लगभग 4000 के बराबर है। या तो आप जी की जगह पे 9.81 रख के रखेंगे तो डायरेक्ट यही आंसर आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर हो गया सबको? हाँ भाई ध्यान से किया करिए, आंसर भले 1 मिनट का टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्रॉम विच मटेरियल मैग्नेट्स आर मेड, किस मटेरियल से मैग्नेट बनता है, किस मटेरियल से मैग्नेट बनता है।
इसका आंसर बताइए, किस मटेरियल से मैग्नेट बनता है? बी अभिषेक सिंह, रोहित तिवारी, केशव शर्मा, बहुत अच्छे, सबका आंसर बी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बी इसका आंसर होगा, क्योंकि देखिए मैग्नेट के लिए निकल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, निकल का होना बहुत ज़रूरी है। और जो एलिनो एलॉय स्टील होता है, ठीक है, इसमें 15 से 26% निकल पाया जाता है, ठीक है, 15 से 26% निकल पाया जाता है, इसीलिए एलिनो एलॉय स्टील से मैग्नेट बनाया जाता है। याद हो गया सबको? ये नोट भी क्या करिए कि मैग्नेट के लिए निकल का होना जरूरी है, निकल हो और क्या होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। तो निकल जो है पाया जाता है 15 से 26% एलिनो एलॉय स्टील में, इसलिए इससे मैग्नेट बनाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए वाला क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है। इफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन मेशिंग गियर्स इज 150 mm and the velocity ratio is 2:1, what will be the pitch diameter of the pinion and gear? ठीक है, मतलब क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर, सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना, 150 mm, 150 mm है डिस्टेंस, एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच का डिस्टेंस। और इसका जो वेलोसिटी रेशियो है वह वेगानुपात 2:1 है। तो आपसे पूछा है कि इसका डायमीटर क्या होगा, है ना, पिच डायमीटर ऑफ द पिनियन एंड गियर। तो पिनियन और गियर का डायमीटर क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। इसका आंसर बताइए जल्दी से। 15 का ए आ चुका है, अच्छा 15 का ए ही तो गलत है, 15 का ए क्या है, गलत है। सेंटर टू सेंटर मेशिंग गियर्स है ना, तो ये टच करेगा कि ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। 15 का ये गलत है, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ देखिए 150 mm है, सी आ रहा है किसी का। चलिए अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये 150 mm है। अब एक की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं और दूसरे की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। तो आर प्लस आर क्या मिला, 150, ठीक है। अब जो कैपिटल आर है ये भी मतलब दोनों ही तरह के गियर ही है, इसको मान लेते हैं पिनियन है, ठीक है। और जो स्मॉल आर है उसको गियर्स लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए पिनियन और गियर लिखा हुआ है कि गियर की त्रिज्या है, मेरा यही आ रहा है। चलो अभी चेक कर लो अभी इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, 150 माइनस स्मॉल आर आएगा, इतना ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है, वेलोसिटी रेशियो वो कितना है, 2/1 है ना। और वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है किसका किसका, 150 mm वेलोसिटी रेशियो विल बी पिच डायमीटर पिनियन एंड गियर। तो यानी पिनियन ऊपर है और गियर नीचे है, पिनियन और गियर, ये वेलोसिटी रेशियो इसका दिया है, ठीक है, R/R। तो यहाँ से अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए 2/1 आर की जगह पे लिख लें 150 माइनस आर। कैपिटल आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए कैपिटल आर की वैल्यू मैंने 150 माइनस आर रख दिया, ठीक है। नीचे क्या है 1, नीचे क्या है आर है, ठीक है। तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2r, इसका इधर करेंगे तो 150 माइनस आर, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2r प्लस आर इक्वल टू 150। तो 3r इक्वल टू कितना आ जाएगा 150। तो r की वैल्यू कितनी हो गई 50, r की वैल्यू आ गई 50। तो जब r की वैल्यू 50 आ गई तो यहाँ पे 150 माइनस 50 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 100, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या जब 50 है तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर कितना होगा, त्रिज्या का डबल। तो ये हो गया 100 मीटर, ठीक है, 100 mm। और जब इसका डायमीटर अगर 100 है
100 mm है रेडियस, तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर क्या होगा? 2 × 100 यानी 200 mm। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर 100 200, यानी इसका बी वाला सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी वाला सही आंसर होगा। ठीक है, दोनों एक तरह के गियर ही हैं, इसे घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या है, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, दोनों एक तरह के गियर हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई इसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 15 का बी आंसर होगा। सबको समझ में आ गया कि नहीं? सब लोग इसको नोट कर लीजिए, सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 13 अब देखिए, 16। If the class midpoints in the frequency distribution of age of the group of person are 25, 32, 39, 46, 53 and 60, the size of the class interval बताना है। क्लास इंटरवल का साइज बताना है। बताइए, अगर ये मिड पॉइंट दिए गए हैं, मतलब क्या है कि कोई 12 मान क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, एज का, एज ग्रुप का दिया हुआ है और उसके मिड पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे जो दिए गए हैं वो मिड पॉइंट है, मध्यमान, उसको हिंदी बोलते हैं मध्यमान दिया गया है। तो पूछा गया है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या होगा। इसका आंसर बताइए सब लोग। ये वाला क्वेश्चन तो एकदम देखते ही हो जाना चाहिए था। देखते सबसे पहले आंसर कौन देता है? बी। कौन है भाई? सुभाषित साहू, बहुत अच्छे। अब सब लोग बी लगा दो ना, क्योंकि बहुत अच्छे बोल दिए हैं। रोहित तिवारी बी, ठीक है। बाकी लोग सबका बी। अब देखिए, समझिए इसको। जैसे मान लीजिए जिसको नहीं आता होगा वो ध्यान से समझे कि जो क्लास इंटरवल होता है क्या होता है। 10 से 20 आपने पढ़ा है बचपन में, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से पढ़ा है। तो आप लोग क्या निकालते थे? मध्यमान निकालते थे, मिड पॉइंट निकालते थे। तो आप क्या करते थे कि 10 और 20 का मिड पॉइंट कैसे निकालते थे? इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते थे। ठीक है, तो आ जाता था 15। ऐसे भी 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, 20 से 30 के बीच में 25 आएगा और 30 से 40 के बीच में 35 आएगा। ठीक है, तो ये जो दिया गया है वो मध्यमान ही दिया गया है। तो अब आपसे पूछा जाता था कि इसके बीच का क्लास साइज क्या होगा। तो देखिए, क्लास साइज आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जब इस 20 में से इस 10 को घटाएंगे तो आपको क्लास साइज मिलेगा। कितना आ जाएगा? 10 आएगा। या अगर 30 में से 20 घटाएंगे तो भी 10 आएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ भी मिलेगा। जब यहाँ 25 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा? 10। और यहाँ 35 माइनस 25 करेंगे तो क्या मिलेगा? 10। तो इसका मतलब अगर मध्यमान को भी अगर हम लोग आपस में घटा दें तो आंसर हमारा क्या मिल जाता है? क्लास इंटरवल मिल जाता है, क्लास साइज मिल जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे भी देखो, 32 में से जब 25 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, या 39 में से 32 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, 60 में से 53 घटाएंगे तो 7 मिलेगा। समझ गए ना? तो इसका आंसर 7 होगा। सबको क्लियर हो गया? ये बताइए, फिर देख के ही आंसर बता देना था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए सब लोग। हाँ, 7 का डिफरेंस था। चलिए, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड। किसी पर्टिकुलर क्लास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कहलाता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे क्लास में 60 बच्चे हैं, तो आप गए तो आप किसी को क्या बताएंगे कि जो उस क्लास की स्ट्रेंथ है वो क्या है? 60 है, यानी वो उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अंकित विश्वकर्मा का आंसर सही है, सी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका आंसर होगा, बारंबारता। सही है? सबको समझ में आ गया?
चलिए ठीक है, सबका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द एप्लीकेशन ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रोमैग्नेट, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो नीचे दिया गया है इसमें आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो टेम्पोररी इलेक्ट्रोमैग्नेट का एप्लीकेशन है। ठीक है, टेम्पोररी इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आपको बस एक चीज़ ध्यान देनी है, मैग्नेट। तो मैग्नेट देखिए, अभी मैंने बताया था मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेट होता है। ईयरफोन आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी मैग्नेट होता है। ठीक है, मतलब इसमें परमानेंट है कि मैग्नेट होगा, इसमें भी परमानेंट है, श्योर है कि मैग्नेट होगा। माइक्रोफोन जो होते हैं इसमें भी मैग्नेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है तभी तो माइक्रोफोन काम करता है, ईयरफोन काम करता है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट काम करता है। कौन सा ऐसा है जिसमें टेम्पोररी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है? तो क्या है, कटआउट। कटआउट होता है जिसमें टेम्पोररी इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड होता है, टेम्पोररी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, 18 का बी नहीं, 18 का सी होगा, क्योंकि कटआउट एक तरह का बैनर होता है। कटआउट आर बैनर, ठीक है, एक तरह का बैनर होता है और इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, नो मैग्नेटिक फील्ड। मतलब टेम्पोररी, अगर इसमें प्रोड्यूस कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड तो हो जाएगा, नहीं कराएंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, टेम्पोररी इलेक्ट्रोमैग्नेट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, सब लोग ध्यान रखिएगा इसका। बाकी जितने भी मैग्नेट हैं, माइक्रोफोन हो गया, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ईयरफोन हो गया, इन सब में परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, और जो कटआउट है इसमें क्या होगा, टेम्पोररी होगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, हाँ सी सही है, 18 का सी सही है। चलिए अगला देखिए, 19 नंबर। इसका आंसर पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइए, 2 मिनट का टाइम है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को एक बार बोल के मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 5 स्टूडेंट गेट लेस देन 3 मार्क्स। मतलब 5 ऐसे बच्चे हैं जो 3 से कम नंबर पाते हैं। 12 स्टूडेंट गेट लेस देन 6 मार्क्स। 12 ऐसे बच्चे हैं जो 6 से कम नंबर पाते हैं। 25 स्टूडेंट गेट लेस देन 9 मार्क्स। 25 ऐसे बच्चे हैं जो 9 नंबर से कम पाते हैं। ठीक है, 33 स्टूडेंट गेट लेस देन 12 मार्क्स। 33 ऐसे बच्चे हैं जो 12 से कम नंबर पाते हैं। तो आपको इसका एक टेबल बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। 19 का आंसर सब लोग दीजिएगा। हाँ, 18 का सी आ रहा है। 19 का आंसर बताइए सब लोग। आकाश कुमार सिंह का ए आ चुका है, कुसुम गुप्ता का सी, प्रमोद कुमार ए, अंकित विश्वकर्मा सी, रोहित तिवारी सी, राकेश यादव सी, आकाश कुमार सिंह का ए है। 19 का सी, गौतम श्रीवास्तव। देखिए, जितने लोग सी बता रहे हैं वो आंसर गलत है। ठीक है, सी वाला आंसर बिल्कुल गलत है। देखिए क्यों गलत है। देखिए, करेक्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आइडेंटिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 5 स्टूडेंट गेट लेस देन 3 मार्क्स, है ना। मतलब 5 ऐसे बच्चे हैं जो 3 नंबर से कम पाते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दिया करिए कि यहाँ पे अगर 0 लिखा है और 0 से 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 1 2। ठीक है, 0 1 2। तो उसने यही बोला है ना कि 5 ऐसे बच्चे हैं जो 3 से कम नंबर पाते हैं। तो मतलब यहाँ पे 5 ऐसे बच्चे हो गए जो 3 से कम नंबर पा रहे हैं। मतलब कितने नंबर पा रहे हैं, 0 1 2 पा रहे हैं। इतनी बात समझ गए। हाँ, तो बता रहे हैं कैसे। देखो, 3 to 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 3
4 5, ठीक है। मतलब 6 नंबर से कम पाने वाले कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। तो देख लीजिए 5 बच्चे तो इधर एडजस्ट हो गए और 7 इधर और आ गए 6 नंबर से जो कम पा रहे हैं। भाई 6 नंबर से जो कम पा रहा है वो तो ये भी पा सकता है ना, 0 1 2 3 4 5 में से कुछ भी पा सकता है। तो 7 5 12 हो गए टोटल जो 6 से कम पा रहे हैं, ये समझ गए। अब उसके बाद अब बोला है कि 9 नंबर से कम पाने वाले कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे हैं। तो देखिए 12 पहले ही हो चुके हैं, तो अब बाद में कितने आएंगे? 13 बच्चे आएंगे, तभी तो 9 से कम पाएंगे। और यहाँ पे इस टेबल का मतलब है 6 7 8, मतलब 9 से कम नंबर की बात हो रही है, समझ गए कि नहीं। अब उसके बाद देखिए 9 से 12 यानी 12 नंबर से कम पाने वाले बच्चे, 12 नंबर से कम का मतलब क्या हो गया? 9 10 11 नंबर, ठीक है। कम पाने वाले बच्चे कितने हैं? 33 हैं। तो देखिए 12 और 13 25 तो पहले ही हो चुके हैं, तो 8 बच्चे और आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। क्लियर हो गया सबको? समझ गए ना कैसे बताया मैंने, क्या किया? हाँ, ऑप्शन ए सही होगा। समझ में आया कि नहीं ये मुझे बताइए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक को मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया है। हाँ, ये सही होगा, अंकित विश्वकर्मा, ये सही होगा। समझ गए ना, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं पेपर में। हाँ चलिए ठीक है, अगली बात करें। हाँ यही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसीलिए पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कब कैसा क्वेश्चन कहाँ पे आ जाएगा कोई भरोसा नहीं। ये मत सोचा करिए आप लोग के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो हमारा नहीं है उनका है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे कुछ भी आ सकता है। आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि मतलब पेपर कुछ और आता है, कुछ और होने लगता है ना, पढ़े कुछ और हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विच मटेरियल्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं? तो यहाँ पे देखिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर बात करें, ठीक है, तो स्टील की यहाँ पे बात ही नहीं करनी है ना। हाँ, अभिषेक सिंह का आंसर देखिए डी आया हुआ है, आयरन, ठीक है। आयरन की ही बात करेंगे, बाकी स्टील की तो बात ही नहीं करनी है, ये ध्यान दीजिएगा। मैग्नेट के केस में स्टील की बात नहीं करनी है, ठीक है। आयरन और निकल की बात होती है, ठीक है, स्टील की बात नहीं करनी है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? हाँ, डी सही होगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो एमएमएफ होता है, एमएमएफ का नाम सुने ना, जब कॉइल में करंट फ्लो करने लगती है तो एमएमएफ है ना, मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम कॉइल में करंट देते हैं तो एमएमएफ क्या होता है? रिमूव हो जाता है, ठीक है। जब जैसे ही एमएमएफ रिमूव होता है, एमएमएफ जैसे ही हटता है, तो आर्मेचर या लोड वो क्या होता है? चल पड़ता है ना। आर्मेचर क्या करता है? चल पड़ता है। भाई फोर्स अगर हट जाएगा तो क्या होगा? आर्मेचर हो या लोड हो, कुछ भी हो, वो क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये प्रॉपर्टी होती है किसमें? आयरन में। ये प्रॉपर्टी होती है आयरन में, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आयरन का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब आप में एक चैप्टर मशीन का है ना, मशीन के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मशीन के हिसाब से आंसर दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 21। इन डबल सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग प्लान आपने देखा था ना, सिंगल सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग प्लान, सबसेक्वेंट क्या था? सिक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान, ठीक है। तो यहाँ देखिए डबल सैम्पलिंग प्लान में इफ द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स is in between two parts of the two cutoff numbers C1 and C2, number of defects मतलब number of defects जो हैं between two cutoff numbers, दो cutoff नंबर है C1 C2, ठीक है। तो क्या होंगे, इसका आंसर बताना है। तो इसके लिए आपको अगर ऐसे डिफेक्ट्स अगर मिलते हैं,
तो आप ये समझिएगा कि अगर जब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होगा तो आप बस कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। रिजेक्ट या एक्सेप्ट, एक्सेप्ट तो करेंगे ही नहीं, अगर डिफेक्ट होगा तो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। बट क्या करेंगे, रिजेक्ट करने के बाद क्या भूल जाएंगे? नहीं, तो ए वाला भी ऑप्शन नहीं लेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरा सैंपल लेंगे। क्योंकि देखिए एक बार प्रयोग होता है, अगर वो फेल होता है तो दोबारा प्रयोग करते हैं ना। जैसे आपको भेज दिया गया जनगणना के लिए, तो आप अगर नहीं कर पाए, एक बार में मिस्टेक हो गया, दूसरा गया, दूसरा बताया, तो आप क्या करेंगे, तीसरों के भेजेंगे ना, एक दूसरा सैंपल लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, टेक अनदर सैंपल। समझ गए, टेक अनदर सैंपल। क्लियर हो गया सबको? हाँ, इसका सी सही आंसर होगा। ये चैप्टर नहीं पढ़े इसलिए दिक्कत हो रही है, अगर पढ़े होते तो डायरेक्ट आंसर बताते, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसका आंसर सी होगा कि अगर कोई डिफेक्ट निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सैंपल लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए 20, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल इज नेसेसरी। मेटल का हीट ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है ना। अब इसका कौन सा आंसर होगा, सुभाषीष का 22 का आंसर बताइए आप लोग, कौन सा होगा? हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल इज नेसेसरी, इसका आंसर क्या होगा? सब लोग इसका आंसर बताइए। टू प्रोड्यूस सर्टेन डिजायर्ड प्रॉपर्टी, टू मेक गुड एक्सेप्टेंस ऑफ कंपोनेंट, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। हीट ट्रीटमेंट इसीलिए करते हैं ना, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। हाँ, रेशमा का आंसर सही है, कुसुम गुप्ता का ठीक है, सुभाषिस का ठीक है। अभी मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल, मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मशीन शाफ्ट इज रनिंग 250 आरपीएम। मशीन शाफ्ट 250 आरपीएम से चल रहा है, तो N1 मान लीजिए हो गया, ठीक है। मशीन स्पिंडल इज टू बी ड्रिवन डायरेक्टली फ्रॉम द मेन शाफ्ट टर्न एट 125 आरपीएम, तो इसको मान लिया N2, ठीक है। किसको माना है, मशीन स्पिंडल टू द ड्रिवन डायरेक्टली फ्रॉम द मेन शाफ्ट, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ पुली है ना, डायमीटर ऑफ पुली ऑन द मशीन स्पिंडल। अब देखिएगा, एक मशीन स्पिंडल का दिया हुआ है, मतलब कौन सा दिया हुआ है, D2। देखिए N2 आपने इस मशीन स्पिंडल वाले को N2 आपने माना है, तो इसको आप कहेंगे D2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पुली का पूछा है, तो मतलब आपसे D1 पूछा है, ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में मतलब यही ध्यान रखना था कि क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। अब उसके लिए मैंने बताया है कि अगर पुली बड़ी होगी, उसका डायमीटर ज़्यादा हो गया, तो स्पीड कम, चक्कर कम लगाएगी। तो जो स्पीड होगा वो डायरेक्शनल पुली के क्या होता है, डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इससे फार्मूला क्या बनाते थे, N1/N2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, D2/D1, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू रखिए, बस यहाँ पे वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर रख के वैल्यू रख के बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है। आंसर बताइए सब लोग, इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से आंसर बताइए इसका। बस 2 क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद फिनिश करते हैं। चलिए वेट कर रहे हैं आपके आंसर का, जल्दी से बताइए, फार्मूले में रखना है बस। बाईस का सी नहीं, 22 का तो सी है, इसका आंसर बताइए। रेशमा का डी आ रहा है, बाकी लोग चलिए देख लेते हैं। 250 और N2 कितना हो गया, 125। उसके बाद D2 दिया था ना 20, और D1 आपसे पूछा है। तो आप इसको जब कट करेंगे तो देखिए ये 2 बार में कट होगा। हाँ, ये देखिए आंसर आ रहा है कुसुम गुप्ता और प्रमोद कुमार का। कोई बात नहीं रेशमा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए D1 इधर जाएगा तो 2 इधर आएगा, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, 20/2, तो क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू गलत पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे।
बस इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान क्या देना था कि ये वैल्यू दिया किसका है। देखिए जैसे मैंने ये मशीन स्पिंडल पकड़ा ना, तो मैंने बोला कि अगर इसका मैंने N2 लिया है, ठीक है, तो मशीन स्पिंडल का फिर D2 लेना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हैं, इसको N1 N2 मानते, इधर D1 मानते, इसको D2 मान लेते और आंसर गलत हो जाता। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। समझ गए? आगे बढ़ें। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट इसमें किसी को? तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे पेपर में, ठीक है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो अब ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो जैसे अपलोड होगा आप लोग देख लीजिएगा, ये पिछले साल का पेपर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फ्रिक्शन, कौन सा इसमें महत्वपूर्ण फ्रिक्शन है। हाँ ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को। देखिए इसमें कौन सा जो है यूजफुल फ्रिक्शन है, महत्वपूर्ण फ्रिक्शन कौन सा है। तो देखिए व्हील हब बीयरिंग नहीं है, रिंग इन सिलेंडर ये भी नहीं है, ब्रेक शू भी नहीं है, कौन सा है, क्रैंक शाफ्ट। ये इसलिए है क्योंकि इसका ये क्या करता है, वर्किंग पावर बियरमेंट को बैलेंस करता है। जो क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग होती है ये वर्किंग पावर मैनेजमेंट को बैलेंस करती है। इसको अगर आप नोट कर लेंगे ना तो हमेशा याद रहेगा, मैनेजमेंट को बैलेंस करता है, ठीक है, इसीलिए यूजफुल है। क्योंकि देखिए फ्रिक्शन तो सब में होता है, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल नहीं है। बट इसमें महत्वपूर्ण कौन सा फ्रिक्शन है ये आपको बताना है। तो ये क्या करता है, वर्किंग पावर जो होती है उसको मैनेजमेंट, वर्किंग पावर का जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसको पूरा बैलेंस करता है क्रैंक शाफ्ट बीयरिंग, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं यार, मिस्टेक तो होता रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसका तो आंसर तो आप बता ही दीजिए, ये वाला तो आंसर एकदम 100% चाहिए। क्या होगा इसका, when the two magnets are kept close as shown in the figure, अगर दो मैग्नेट इस तरह से रखे हुए हैं तो क्या करेंगे आपस में। इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा 25 वाला। हाँ 24 का बी सही है, 25 का बताइए क्या होगा आंसर। 25 का सी होगा, ठीक है। जो देखिए ये दोनों क्या है, सेम पोल है, दोनों के दोनों साउथ हैं।